नागालैंड और मेघालय में नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब आज। नागालैंड में नेफ्यू रिव्यू और मेघालय में कॉनराड संगमा के हाथ में फिर होगी कमान। वजीर आजम समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा हलफ बर्दारी तकरीब में होंगे शामिल। तरक्की के मौके पर पैदा करने के लिए माली खिदमात की सलाहियत बढ़ाने पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार 6 सेशन में मौजू के माहिरीन के साथ हुई अहम गुफ्तगू। हैदराबाद में G20 फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग का आज दूसरा दिन। मालियाती शमूलियत के लिए आलमी शराकत पर रुकन ममालिक की है तवज्जो। जन औषधि दिवस पर आज मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से होगा मुतादिद इनकाद। सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं फराहम करना है मकसद। इस मर्तबा की थीम है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। खवातीन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के दरमियान होगा मुकाबला। कल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शिकस्त देकर सरफहरिस्त हुई मुंबई इंडियंस। और मुल्क भर में होली की धूम। आज होली का दहन के लिए की गई खास तैयारियां। कल खेली जाएगी रंगों की होली। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। शुमाल मशरिक की दो रियासत नागालैंड और मेघालय में आज हलफ बर्दारी तकरीब होगी। मेघालय में कॉनराड संगमा और नागालैंड में NDPP के नेफ्यू रिव्यू वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। काबिल जिक्र है कि नागालैंड में NDPP और बीजेपी इत्तेहाद ने इस बार के असेंबली में वापसी की है। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। त्रिपुरा में 8 मार्च को हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होगी। त्रिपुरा में कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद को शिकस्त देकर बीजेपी रियासत में दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है। बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी लीडर के इंतखाब के बाद पार्टी ने गवर्नर से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। माणिक साहा को मुतफिका तौर पर लीडर मुंतखब किया गया है। बीजेपी IPFT इत्तेहाद ने 60 रुकनी असेंबली में 32 नशिस्तें हासिल की हैं। नए वजीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब 8 मार्च को होगी, जिसमें वजीर आजम भी शिरकत करेंगे। ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए हमारा सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें होंगे। हमारा गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट JP नड्डा जी इसमें हिस्सा लेंगे। और नॉर्थ ईस्ट की चीफ मिनिस्टर को हम लोग इनविटेशन भेजा है। उन लोग भी रहने का चांसेस है। और सारे देश भर में हम लोग न्योता भेजा है और सारे देश भर में बीजेपी त्रिपुरा में दोबारा बनने का खुशी आप लोग देख रहे हैं। सभी जगह जश्न मनाया है और इस बार होली त्रिपुरा से माननीय प्रधानमंत्री खेलेंगे। जबकि मेघालय में NPP सरबरा और नामजद वजीर आला कॉनराड संगमा ने हुकूमत साजी के अमल को तेज कर दिया है। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और UDP और PDF की हिमायत का खत हवाले किया। इससे कबल वो 26 MLA वाली उनकी पार्टी NPP और 2 MLA भारतीय जनता पार्टी और HSPDP का हिमायती खत गवर्नर को दे चुके हैं। इस इत्तेहाद को मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2.0 के नाम से जाना जाएगा और इसके सरबरा कॉनराड संगमा होंगे। काबीना ने कुल 12 अरकान में से 8 NPP, 1 हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और 1 BJP MLA हो सकता है। We have also decided that in the cabinet, out of the 12 members that are there, 8 will go to the National People's Party, 2 will go to the UDP, 1 will go to the HSPDP, and 1 will go to the BJP. So that is the format of the sharing of the portfolio, the berths, cabinet berths. दूसरी तरफ नागालैंड में NDPP और BJP इत्तेहाद दोबारा इक़्तिदार में आ गया है। वजीर आला के तौर पर नेफ्यू रिव्यू वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम भी मौजूद रहेंगे। अगरतला से शैलेंद्र मिश्र के साथ शिलोंग से सारंग की रिपोर्ट। उर्दू खबरें। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तरक्की के मौक़े
पैदा करने के लिए मालियाती खिदमात की कारकर्दगी में इजाफे के मौजू पर एक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करेंगे। मरकजी बजट में किए गए ऐलानात को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए हुकूमत 12 वेबिनार्स की एक सीरीज के जरिए ख्यालात और तजवीज़ तलब कर रही है। वेबिनार में 6 सेशंस होंगे, जिनमें GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में तरक्की के मौके को बढ़ाना, MSME के लिए हमवार क्रेडिट फ्लो क्रेडिट गारंटी की सहूलत फराहम करना और अकाउंट खोलने में मदद और डिजिटल अदायगी की खिदमात शामिल होंगी। बकिया मौज़ूआत में सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के जरिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ाना और हिस्स में मुनाफे की वसूली, अमृतकाल की ज़रूरियात के मुताबिक ज़वाबित को अपनाना और NFIR के जरिए मालियाती शोबे की कारकर्दगी को बढ़ाना और सिक्योरिटीज मार्केट्स में सलाहियत साजी शामिल है। हैदराबाद में जारी G20 फाइनेंस ट्रैक की अहम मीटिंग का आज दूसरा दिन है। मीटिंग के पहले ही दिन माली शमूलियत के लिए आलमी शराकतदारी पर जोर दिया गया। साथ ही आलमी इक्तिसादी तरक्की को आसान बनाने में GPFI के किरदार पर रोशनी डाली गई। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाने और ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को फरोग देने के लिए डिजिटल मसलों पर भी गुफ्तगू की गई। गरीबों को सस्ती, काबिल रसाई और आला मयार की दवाएं फराहम करने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मंसूबे के पेश नज़र हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ये दिन पहली बार साल 2019 में मनाया गया। इस बार मुल्क में 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि इसी सिलसिले में यकम मार्च से 7 मार्च तक मुल्क भर में मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। जन औषधि दिवस के मौके पर मुतअद्दिद मरकजी वुज़रा मुल्क भर के मुख्तलिफ जन औषधि केंद्रों का दौरा करेंगे। इस साल का थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी है। इस वक्त मुल्क में मौजूद 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर दवाएं 50 से 90% सस्ती दस्तयाब हैं। यही नहीं बल्कि ये अद्वियात मयार के लिहाज से भी बेहतरीन और कारामद हैं। यही वजह है कि हर रोज तकरीबन 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों पर आते हैं। मरकजी हुकूमत ने इस साल के आखिर तक मुल्क भर में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का हदफ मुकर्रर किया है। इस वक्त मुल्क भर में 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं, जहां तकरीबन 1800 दवाएं और 300 के करीब सर्जिकल आलात सस्ती कीमतों पर दस्तयाब हैं। मुल्क के 764 अजला में से 743 अजला में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अगर हम गुज़िश्ता बरसों में जन औषधि केंद्रों पर अद्वियात की फरोख्त के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो माली साल 2021-22 में यहाँ 893 करोड़ की दवाइयाँ फरोख्त हुई हैं और इसकी वजह से आवाम की जेब से 5360 करोड़ रुपए की बड़ी बचत हुई है। गरीब और अरबी महीने शाबान का चांद नजर आने के बाद जिस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है वो है शब बारात। आज मुल्क भर में शब बारात का त्यौहार मनाया जाएगा और इस सिलसिले में मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कि इस दिन की गई इबादत का सवाब बहुत ज्यादा होता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक माह शाबान को बेहद पाक और मुबारक महीना माना जाता है। मुल्क के सभी शहरों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इसी दिन होली का दहन भी है। और मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली की धूम है। होली का दहन के लिए लोगों ने खुसूसी तैयारियां की हैं। ताहम कई मकामात पर कल ही होली का दहन किया गया। काशी में कई दिनों तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। बाजार में भी काफी रौनक है और लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। और 8 मार्च को होली का त्यौहार होने की वजह से दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात दोपहर 2:30 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगी। दिल्ली मेट्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने यह बताया है कि दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन शामिल है। दयाल ने कहा कि 8 मार्च को मेट्रो लाइन के सभी टर्मिनल स्टेशनों से दोपहर 2:30 बजे से मेट्रो खिदमात शुरू होंगी और इसके बाद मामूल के मुताबिक सर्विस जारी रहेगी।
उन्होंने ये भी कहा है कि इस दिन मेट्रो फीडर बस खिदमात 2:30 बजे के बाद शुरू होगी। होली का त्यौहार 8 मार्च को मनाया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तारी, लापरवाही से ड्राइविंग करने, बेतरतीब ड्राइविंग करने, खतरनाक ड्राइविंग करने, रेड लाइट जंप करने, ट्रिपल सवारी, नाबालिगों के बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने, गैर कानूनी ड्राइविंग और सवारी, दो पहियों पर करतब वगैरह को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों का सुराग लगाने और मुनासिब कार्रवाई करने के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम में 2033 ट्रैफिक अफसरान को शामिल किया गया है। ये होली के त्यौहार के दौरान 287 बड़े चौराहों और 233 ड्रंकन पॉइंट्स और हसास मकामात पर तैनात होंगे। पीसीआर और मुख्तलिफ सड़कों और नुमाया मकामात और चौराहों पर नशे में गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने वगैरह की जांच के लिए मकामी पुलिस टीमों के साथ खुसूसी ट्रैफिक पुलिस की तफ्तीशी टीमें दिल्ली भर में तैनात की जाएंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तमाम ड्राइवरों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अपील की है। और आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली श्रद्धा कत्ल केस की आज समाअत होगी। गुज़िश्ता तारीख को एडिशनल सेशन जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने मुल्जिम आफ्ताब अमीन पूनावाला को जिस्मानी तौर पर अदालत में पेश करने के बाद इल्जामात की समाअत के लिए ये तारीख मुकर्रर की थी। पिछली समाअत के दौरान पूनावाला ने अदालत से नोटबुक और कलम साथ रखने का मुतालबा किया था ताकि मुकदमे की समाअत के दौरान वो अपने वकील की मदद कर सके। आफ्ताब पूनावाला पर अपनी साथी श्रद्धा वालकर का गला घोटकर कत्ल करने और उसके जिस्म के टुकड़े करने का इल्जाम है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि उसने फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की बुनियाद पर 150 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद किए हैं और इसमें आफ्ताब के नारकोटिक्स की रिपोर्ट भी मौजूद है। इसके साथ ही छतरपुर से मिलने वाली हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट भी शामिल है। पुलिस ने चार्जशीट में इंकशाफ किया है कि पूनावाला ने श्रद्धा के जिस्म के आज़ा को पेट्रोल से जलाया और कई हड्डियों को चक्की में पीसने के बाद उसका पाउडर सड़क पर फेंक दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। उमूर सारिफीन, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा कि इसके पास तकरीबन 275 लाख मीट्रिक टन की घरेलू खपत और तकरीबन 61 लाख मीट्रिक टन की बरामदात के बाद 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का जखीरा होने की तवक्को है। वजारत ने कहा है कि चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी जो मदाखलत के ने घरेलू कीमतें मुस्तहकम रखी हैं और मुल्क में चीनी की औसत खुर्दा कीमत तकरीबन 41.50 रुपये फी किलो है। आने वाले महीनों में ये 37 से 43 रुपये फी किलो की हद में रहने का इम्कान है। वजारत ने कहा है कि कई शुगर मिलों की माली हालत मजबूत हुई है और नतीजतन किसानों को गन्ने की अदायगी बर वक्त हुई है। बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव से भी जल्द ही पूछताछ हो सकती है। खबररसा एजेंसी ANI ने CBI हुक्काम के हवाले से बताया है कि CBI ने कुछ दिन पहले लालू यादव को नौकरी के लिए जमीन के मामले में नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी जल्द ही उनसे पूछताछ कर सकती है और उससे पहले CBI की टीम पीर की सुबह बिहार के साबिक वजीर आला और लालू प्रसाद यादव की बीवी राबड़ी देवी के घर पहुंची। राबड़ी देवी से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ के बाद टीम राबड़ी की रिहाइश गाह से बाहर आई। टीम ने जमीन के एवज नौकरी के मामले में पूछताछ की है और इस मामले में उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग मुलजिम हैं। लालू प्रसाद यादव, उनकी बीवी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को 15 मार्च को अदालत में हाजिर होने को कहा गया है। RBI से मंसूब एक ऑर्डर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि गैर मुल्की शहरियों के लिए भारतीय डीमोनेटाइज करेंसी नोटों की तब्दीली की सहूलत में इजाफा कर दिया गया है। PIB फैक्ट चेक से पता चला है कि RBI ने ना तो ऐसा कोई दावा किया है और ना ही ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया गया है। ये खबर सरासर झूठी है।
वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की शहरियों के लिए भारतीय डीमोनेटाइज करेंसी नोटों की तब्दीली की सहूलत 2017 में ख़त्म हो गई थी। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे यानी कि इसरो के लिए आज का दिन बहुत अहम है। अपनी ज़िंदगी मुकम्मल कर चुके मेगा ट्रॉपिक 1 MT1 सैयारचे को इसरो आज ज़मीन की ज़ैली मदार में दोबारा दाखिल करने के मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है और जैसे ही सैटेलाइट ज़मीन की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होगा उसे बहराए ओकियानूस में गिरा दिया जाएगा। लेकिन ये चैलेंजों से भरा हुआ काम है। तकरीबन 1000 किलोग्राम वजनी इस सैयारचे में तकरीबन 125 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है, जिससे उसके हादसा होकर टूटने का खतरा है। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली उर्दू अकादमी के जरिए नई दिल्ली के श्रीराम सेंटर में 32वें 6 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का ख़त्म हुआ। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ ड्रामा निगारों के जरिए तहरीर किए गए ड्रामों को मुख्तलिफ इदारों और फनकारों के जरिए स्टेज किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे खिसाल मेहंदी की ये खास रिपोर्ट। और आधा चांद, हिजर की शब और ऐसा चांद। फन और अदाकारी के जरिए ड्रामे को स्टेज करने की एक कदीम रिवायत रही है। ड्रामा देखने से जो जज्बात पैदा होते हैं उनमें राहत या तकलीफ का एहसास ज़रूर होता है, लेकिन दोनों सूरतों में ड्रामा देखने वाला थोड़ी सी देर में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होता है। ड्रामा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो एक दूसरे को लोगों को जोड़ता है। जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं या जो क्रिएटिविटी होती है उनके साथ एक इंसान को जोड़ने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ड्रामा यही होता है कि जो आपकी मानवीय संवेदना है उनको उजागर करके स्टेज पर एक मंच लेकर आता है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के जरिए मुनक़िदा फेस्टिवल के 5वें दिन प्रज्ञा आर्ट्स ग्रुप के जरिए लक्ष्मी रावत की हिदायतकारी में अकेली ड्रामा पेश किया गया, जो मंटो का लिखा हुआ था। ये ड्रामा बुनियादी तौर पर एक ऐसी लड़की की कहानी पर मबनी है जो किसी लड़के पर भरोसा करके घर छोड़ देती है और आखिरकार वो अकेली रह जाती है। ड्रामा तो बहुत ही ताकतवर सिन्फ है लिटरेचर की, वो चाहे उर्दू लिटरेचर हो या किसी भी ज़ुबान का लिटरेचर हो, और ज़िंदगी को, ज़िंदगी के नशे व फराज को, ज़िंदगी के तनव्वुर को ड्रामा पेश करता है। इस्लाम ने मुस्लिम लड़कियों को जो शादी के मामले में, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामले में जो इख्तियारात दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी अपनी जो उनकी अपनी सोच है, दखियानुसियत भरी सोच, उसकी वजह से जो उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं वो किस तरह से सलब कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। फेस्टिवल के आखिरी दिन सिली सोलन फाउंडेशन के जरिए मोहम्मद अलीम का तहरीर करदा ड्रामा राबिया प्रियंका शर्मा की हिदायतकारी में पेश किया गया। इस ड्रामे में राबिया नामी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे उसका मजहब तो उसको आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हक देता है, लेकिन समाज उसे वो आज़ादी नहीं देता जो उसे चाहिए। टीवी सीरियल और फिल्मों की तरह ड्रामे या थिएटर भी समाज में होने वाले वाक़यात की अक्कासी करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ज़माना है, उसके बावजूद उर्दू एकेडमी के 6 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल में लोगों का इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आना इस बात की दलील है कि आज भी थिएटर और ड्रामों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में 1 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग अब बखमूत में एक अहम मोड़ पर आ गई है। यहाँ दोनों ममालिक के फौजी अब आमने सामने से जंग लड़ रहे हैं। हाल ही में ट्विटर पर एक 12 सेकंड की वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें एक गैर मुसल्लह शख्स को यूक्रेन की फतह का नारा लगाते हुए जमीन पर गिरते हुए देखा गया है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के सरबराह
ने कहा है कि वो शख्स यूक्रेन का जंगी कैदी था और ये वाकया रूस की जानिब से दहशतगर्दी की दानिस्ता पॉलिसी का हिस्सा था। यूक्रेन के आला प्रोसिक्यूटर ने रूस पर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए फौजदारी तहकीकात का मुतालबा किया है और इसके अलावा रूस की वजारत दिफा ने इस वीडियो के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया है। वहीं रूसी अफवाज ने यूक्रेन के बखमूत का मुहासरा किया हुआ है और इस पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के आला फौजी कमांडरों ने बखमूत के हिफाजत का अहद लिया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हमारे दोनों जनरल ने अपनी तकरीर के दौरान शहरियों के दिफा को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि बखमूत के नज़दीक लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। रूसी अफवाज तकरीबन हर तरफ से हमले कर रहे हैं, लेकिन हमारी अफवाज उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि दुनिया में अभी भी सिनफी मसावात 300 साल से दूर है और ख़वातीन की हैसियत से मुतालिक कमीशन ने 67वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आज भी कई ममालिक में ख़वातीन को धमकियां दी जा रही हैं और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सेक्रेटरी जनरल ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिनफी मसाफात एक मुनसिफाना, जामे, पुरअमन और दुनिया की खुशहाली के लिए ज़रूरी है। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा ने अमेरिका पर जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मश्क के जरिए जानबूझकर कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद किया है। खबर रिसा इदारे के CNA के मुताबिक ये इल्ज़ाम सियोल और वाशिंगटन के जरिए जुमे को 13 से 23 मार्च तक ज़्यादा दिनों के बड़े पैमाने की फौजी मश्क के ऐलान के बाद आया है। शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से इस मश्क को रोकने की दरख्वास्त की है। वहीं कोरियाई जजीरे के साहिल पर एक साथ तरबियत करने पर अमेरिका और जनूबी कोरिया ने कहा है कि ये मश्क दिफाई तरीके से की गई है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान फौजी रवाबित को बढ़ाना है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है 65 फरसुदा कवानीन को ख़त्म किया जाएगा, पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा बिल। तो ये रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबर है। और दूसरी सुर्खी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो पोस्ट बजट के बाद वेबिनार से खिताब कर रहे हैं उसी के हवाले से है, जहां आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के हवाले से उन्होंने कल वेबिनार किया था और उन्होंने कहा था कि सेहत का एक नया और मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम ज़ेर तश्कील है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद खबरों की तरफ रुख डाल लेते हैं, जहां दिल्ली से खबर है दिल्ली के DNA आश्रम फ्लाईओवर का इफ्तिताह हो गया है और फ्लाईओवर खुलने से नोएडा से एम्स तक का सफ़र सिग्नल फ्री है और दिल्ली और NCR के लाखों लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि होली का त्यौहार करीब है और उसी के हवाले से मेट्रो ऑपरेशंस ने अपने टाइमिंग्स में कुछ तब्दीली की है और 2:30 बजे के बाद से ही मेट्रो अब आप लोगों को मिल पाएगी। और इसी के हवाले से और भी खबर यहाँ पर आ रही हैं जो हमने रोज़नामा इनकलाब से ली है। होली के त्यौहार के मौके पर हर कोई अपने घर पहुँचना चाहता है और यहाँ पर एक सुर्खी है कि होली के मौके पर बसों की कमी देखी जा रही है और इसी के हवाले से मुसाफिर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आगे खबर है और घंटों इंतज़ार के बाद भी उन्हें बसों की सवारी नहीं मिल रही है। शब बारात का भी होली के दिन ही शब बारात भी है और उसी के हवाले से यहाँ पर एक तस्वीर शाया हुई है और जामा मस्जिद को खुसूसी तौर पर सजाया गया है, उसी की तस्वीर ये अखबार में लगी है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने मुसलसल दूसरी जीत के साथ जीत का सिलसिला जारी रखा है।
पीर को खेले गए मैच में मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ये आरसीबी की मुसलसल दूसरी शिकस्त है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 18.4 ओवर्स में 155 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 14.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई की जानिब से हेली मैथ्यूज ने नॉट आउट 77 रन बनाए, जबकि नेट शिवर ने नॉट आउट 55 रन की इनिंग्स खेली। आरसीबी के लिए ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 28 रन की इनिंग्स खेली। स्मृति मंधाना और श्रेयांका पाटिल ने 23-23 रन बनाए और इस जीत के साथ ही मुंबई लीग में टॉप पर वो बरकरार हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में आज के मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच 2 ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों के दरमियान भी होने वाला है। एक तरफ मैकलेनन की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स होगी, तो वहीं दूसरी तरफ एलियास्का हेल्की की यूपी वॉरियर्स होंगी। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीती हैं और ऐसे में दोनों की ही कोशिश होगी कि वो मैच जीत लें। ये मैच नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल ने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 60 रन से शिकस्त दी थी और इस मैच में मैकलेनन और शेफाली ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया था। वहीं यूपी वॉरियर्स ने इतवार को खेले गए मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ दिलचस्प आखिरी गेंद पर जीत हासिल की थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।